ओके, नेक्स्ट स्टैंडर्ड हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, दैट इज IAS 23 बोरिंग कॉस्ट। सिलसिला कुछ यूं रहा कि जब भी हम लोन लेते हैं, लायबिलिटी रेज करते हैं, का वो बैंक से लोन लिया जाए, बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया जाए, बॉन्ड इश्यू किए जाएं, डिवेंचर्स हो, लोन नोट्स हो, या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हो। प्रेफरेंस शेयर्स में जब हम इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते हैं तो उसको इक्विटी में क्लासिफाई किया जाता है, डेट में क्लासिफाई नहीं किया जाता। हेंस याद रहे कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अगर हम ऑर्डिनरी शेयर्स इशू करके फंड्स रेज करते हैं तो उसके बदले में हम डिविडेंड्स देते हैं या दे सकते हैं, हमारी मर्जी है। हम उन सोर्सेस की बात नहीं कर रहे जो इक्विटी में फॉल कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट सोर्सेस दैट आर डेट सोर्सेस। अब डेट सोर्सेस में कुछ होते हैं नॉन ट्रेडेबल, जिस तरह बैंक लोन है, और कुछ होते हैं ट्रेडेबल सिक्योरिटीज, जिस तरह बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एटसेट्रा। तो बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में कभी कभार इन्वेस्टर्स को हम डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं। तो $100 वाला बॉन्ड है, लेकिन हम उसको लेट्स से 6% डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, तो अभी हमें $100 की बजाय 94 मिलेगा। लेकिन 4-5 साल के बाद जब हम उसको रिडीम करेंगे तो कितने पे करेंगे? 100 पे। यानी इन 5 सालों में हमने जो इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट दिया वो भी हमारा खर्चा, और ये जो ₹6 उनको वापस करेंगे वो भी हमारा खर्चा। तो डिस्काउंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंटरेस्ट। सिमिलरली कभी कभी ये बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं तो इनको रिडीम किया जाता है प्रीमियम में। कि आज मैं आपसे 100 ले रहा हूं, 5 साल तक मैं आपको मिसाल के तौर पे 8% इंटरेस्ट पे किया करूंगा, और 5वें साल के आखिर में मैं आपको ₹106 दूंगा। तो जो 8% हर साल पे किया वो भी मेरा इंटरेस्ट है, और जो आखिरी साल में ₹6 बढ़ा के दूंगा उसको नाम बजाय हम क्या दे रहे हैं? प्रीमियम। लेकिन है क्या? है वो भी इंटरेस्ट। तो अगर आज मैंने इन्वेस्टर को डिस्काउंट दिया और 5 साल के बाद उसको ₹100 वापस करूंगा तो वो डिस्काउंट भी इंटरेस्ट है, और आज अगर 100 लिए और बाद में 107 करके दूंगा तो वो ₹7 भी इंटरेस्ट है। तो डिस्काउंट भी इंटरेस्ट और प्रीमियम भी इंटरेस्ट। तीसरा, केस आता है इश्यू कॉस्ट का। जब हम ये बॉन्ड्स या डिबेंचर्स इशू कर रहे होते हैं तो बीच में किसी ब्रोकरेज फर्म को इन्वॉल्व करना पड़ता है, कुछ बैंक्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है, कंप्लायंसेस करनी पड़ती है इदारों की, और जब हमें अप्रूवल मिलता है कि आप ये बॉन्ड इशू कर सकते हैं, और फिर इन बॉन्ड्स को से सेफ्टी फीचर्स के साथ प्रिंट करवाया जाता है। उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट भी काफी एक्सपेंसिव होती है। स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि जो खर्चा इन बॉन्ड्स को इश्यू करने के टाइम पे आया है, मिसाल के तौर पे अगर मैंने 10 करोड़ रुपए के बॉन्ड इशू किए और 30 लाख रुपए का खर्चा मुझे उनके इशू करने पे आ गया, तो वो 30 लाख रुपए का खर्चा कौन सा साल भरेगा? वो कोई 1 साल नहीं भरेगा, बल्कि वो भी 500 साल भरेंगे। तो जो इशू कॉस्ट है उसको भी हम पार्ट ऑफ इंटरेस्ट मान लें। सिंपल इंटरेस्ट या कूपन इंटरेस्ट होता है जो कि हम हर साल अपने इन्वेस्टर्स को पे करते रहते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत हम सिर्फ उस इंटरेस्ट को एक्सपेंस नहीं मानेंगे जो आप उनको पे कर रहे हो, बल्कि 500 साल मिला के आपका जितना भी खर्चा आ रहा है, डिस्काउंट की फॉर्म मद में, प्रीमियम की मद में, इश्यू कॉस्ट की मद में, या सिंपल इंटरेस्ट की मद में, ये सारे इंटरेस्ट आपस में जोड़े जाएंगे और इसका कैलकुलेट किया जाएगा इंटरेस्ट, जिसको हम नाम देते हैं considering the accruals principle or matching concept,
खर्चा उस इंटरेस्ट को नहीं माना जाएगा जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है, खर्चा उस इंटरेस्ट को माना जाएगा जो इफेक्टिवली आप 500 सालों में मिला के दे रहे हो। हेंस डिस्काउंट भी उसमें शामिल है, प्रीमियम भी शामिल है, सिंपल भी शामिल है और इशू कॉस्ट भी शामिल है। अब यूजुअली जो भी इंटरेस्ट होता है इसको हम मानते क्या है, अपना एक्सपेंस। लेकिन IAS 23 को कंसिडर करते हुए हम इसको बोरोइंग कॉस्ट भी मान सकते हैं और इसको फाइनेंस कॉस्ट भी मान सकते हैं। बोरोइंग कॉस्ट कब माना जाएगा, जब हमने ये लोन लिया है, क्यों, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट। कोई एसेट अगर लोन लेके खरीद रहे हो तो वो क्वालिफाइंग नहीं है, बल्कि कोई एसेट अगर लोन लेके बना या बनवा रहे हो तो वो एसेट क्वालिफाइंग एसेट। बाकी उसके अलावा जितना भी इंटरेस्ट है वो फाइनेंस कॉस्ट माना जाएगा और दोनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में डिफरेंस है। अभी मैंने अगर 8 करोड़ रुपए का लोन लिया है जिसका इफेक्टिव इंटरेस्ट 10% है, तो 8 करोड़ का 10% 80 लाख रुपए मेरा इंटरेस्ट है। अगर ये लोन मैंने 1 जुलाई 2025 पे लिया था और आज है 30 जून 2026, लोन कब लिया था, 1 जुलाई 2025 पे, और आज है अगर 30 जून 2026, तो इस बात को पूरा 12 महीने साल हो चुका है। और ये 8 के 8 करोड़ रुपए मैंने एक प्रॉपर्टी, कोई बिल्डिंग, कोई मशीन की कंस्ट्रक्शन पे इस्तेमाल कर लिया। क्या 2025-26 ने इन 8 करोड़ रुपए से कोई फायदा लिया? नहीं, क्योंकि इसका फायदा उस प्रॉपर्टी ने लिया है, उस मशीन से लिया है जो जेरे तामीर है। तो आइए 25-26 कहेगा कि यार खर्चा मैं क्यों भर रहा हूं, खर्चा तो उन सालों को चार्ज करो जो फायदा लेंगे। तो IAS 23 का काम ही यह है कि जो भी फंड्स रेज किए जाएंगे फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, इसके इंटरेस्ट को हम एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। बाकी जो फाइनेंस कॉस्ट है उसको हम प्रॉफिट लॉस में चार्ज करते हैं। वेरी इजी सीन। अच्छा, अब अगला केस जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था, दैट इज पहला फेज ऑफ कमेंसमेंट कि कैपिटलाइजेशन शुरू कब की जाएगी। ऐसा मुमकिन है लोन पहले आ जाए और काम बाद में शुरू हो। अभी जिस तरह पाकिस्तान में ये अपना घर स्कीम चल रही है, 5% पे लोन मिल रहा है पहले 10 साल के लिए, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उस लोन के लिए एप्लीकेशन डाल देते हैं। अगर हमारी कंपनी ने बॉन्ड इशू कर दिए, सब्सक्राइब हो गए, पैसे आ गए, तो जैसे ही इन्वेस्टर्स ने आपको पैसे दे दिए, वो वेरी नेक्स्ट डे से आपसे इंटरेस्ट एक्सपेक्ट करेंगे कि अब तो देना शुरू कर दो, रिगार्डलेस कि आपने इन पैसों को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है या नहीं किया,
नन ऑफ माई कंसर्न, मैंने आपको पैसे दे दिए। तो ऐसा मुमकिन है कि लोन पहले आ जाए और एनओसी ना आए। जिस साइट पे मैंने कंस्ट्रक्शन करनी है, या मैंने अगर कुछ पार्ट्स इंपोर्ट करवाए हुए मशीन के जो कि जापान से आने हैं, जर्मनी से आने हैं, वो अभी तक मुझे मिले नहीं है, जब तक उसके कस्टम्स नहीं क्लियर होते, जब तक मेरे पास वो सामान पहुंचना नहीं है, मैं काम शुरू नहीं कर सकता। तो जब तक काम स्टार्ट नहीं होगा, एक्टिविटीज स्टार्ट नहीं होगी, तब तक का इंटरेस्ट कहां जाएगा? प्रॉफिट लॉस में। तो कैपिटलाइजेशन हम शुरू कब से करेंगे? पहला, कि जो कंस्ट्रक्शन की नेसेसरी एक्टिविटीज हैं, वो हमने शुरू कर दी। सही है, जो जरूरी काम है वो हमने शुरू कर दी है। एंड इंटरेस्ट का मीटर भी चालू है। ऐसा हो सकता है कि काम हम अपने पैसों से खुद शुरू कर दें, पहले शुरू कर दें, और जो लोन हमें चाहिए था वो बाद में ग्रांट हो। तो अगर जुलाई, अगस्त और सितंबर मैंने खुदाई शुरू कर दी थी, स्ट्रक्चर का काम स्टार्ट कर दिया था, लेकिन अपने पैसों से, और अक्टूबर की पहली तारीख पर वो 8 करोड़ रुपए का लोन भी आ गया, तो आपने, क्योंकि जुलाई, अगस्त, सितंबर का इंटरेस्ट तो देना ही नहीं है, तो उसको कहां करेंगे का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो दिस इज ऑलवेज द लेटर डेट, जब दोनों चीजें साइमल्टेनियस पैरेलल चलेंगी, तब से आप कैपिटलाइजेशन शुरू करेंगे। अगर इंटरेस्ट पहले शुरू हो गया है, काम बाद में शुरू हुआ है, तो भी बात से। अगर काम पहले शुरू हुआ है और इंटरेस्ट बाद में, तो भी बात से। दूसरा केस आता है सस्पेंशन का। सस्पेंशन मींस द पॉज। ये बात वाज़ेह रहे कि अगर ये ब्रेक पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, इतना टाइम तो छोड़ना पड़ता है, कोई फड्डा पंगा नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमें इतना टाइम तो तराई करने के लिए छोड़ना पड़ेगा। जब तक हम उसके कवाजे उतारेंगे, उतना टाइम तो हमें छोड़ना पड़ेगा। अगर एक नॉर्मल ब्रेक है, तो उसको आप सस्पेंशन में काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक्टिव डेवलपमेंट इज इंटरप्टेड, बात करते कि अगर हादसा हो गया कोई, या पड़ोसी ने स्टे ऑर्डर ले लिया कोर्ट से कि हमारी हवा बंद कर रहे हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज पे कमर्शियल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इवन अगर हमारे पास जो स्कूल्स है ना, वो ज्यादातर स्कूल्स भी इलीगल प्रॉपर्टीज में जियो और भरा पड़ा है स्कूल से, और तमाम बंगलोज के अंदर स्कूल्स बने हुए हैं। तो जो पड़ोसी है उनकी जिंदगी जहर हो जाती है। जब स्कूल का टाइम होता है और छुट्टी का टाइम होता है, जीना मुहाल हो जाता है। यार गाड़ियां खड़ी करके चले जाते हैं, अजीब जाहिल लोग हैं। जाहिल लोग करें भी क्या, रश इतना ज्यादा है। बच्चा अंदर स्कूल में वेट कर रहा होगा, मुझे गाड़ी कहीं भी जगह मिलेगी मैं खड़ी कर दूंगा, भले किसी का गेट ब्लॉक हो रहा है, आ रहा हूं 2 मिनट में। फिर टीचर ने बिठा दिया, वो अलग बात है। बच्चे का थर्मोस नहीं मिल रहा था, उसके लिए 10 मिनट लग गए, तो हो गया, हाथों में 2 मिनट में रहा। तो कराची में इसके ऊपर केस किसी ने डाल दिया, और काफी बड़े स्कूल्स जो काफी सालों से उन बेंगलोर में स्टैब्लिश्ड थे, बुरे तरीके से डिस्टर्ब हो गए। कोर्ट ने हुक्म दिया कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज खाली करो। अब कमर्शियल प्रॉपर्टीज कहां से लाए? और अगर यहां से उठेंगे कहीं दूर जाएंगे तो पेरेंट डिस्टर्ब हो जाएगा, मेरे तो घर के बराबर में, जब भी तो एडमिशन करवाया। एंड वो स्कूल्स बैडली डिस्टर्ब हुए इस वजह से, लेकिन करना पड़ा। अगर ड्यू टू एनी रीजन
आपकी कंस्ट्रक्शन रुक गई है, एक्टिव डेवलपमेंट स्टॉप हो गई है, फिर ठेकेदार से फड्डा हो गया पैसों पे, मटेरियल बहुत महंगा हो गया, आप सोच में पड़ गया इतना महंगा स्टील, इतने में तो कंस्ट्रक्शन बारे में नहीं आएगी। मुल्क के हालात बैठ गए, आपने रोक दिया काम, फिलहाल रोको, देखेंगे काम करना भी है कि रोकना है। एनीथिंग में हैपन। अगर एक्टिव डेवलपमेंट इंटरप्ट हो गई है तो जितना अरसा आपका वो काम बंद रहेगा उतने अरसे की कैपिटलाइजेशन भी पॉज रहेगी, और ये उतने महीनों का इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा। और लास्ट स्टेज आ गई सीजेशन। जो मेन काम है वो हो गया, चुनाई भी हो गई, प्लस्तर भी हो गया, कलर भी हो गया, दरवाजे भी लग गए, चौखटें भी लग गई, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन भी हो गई, हो गया काम। अब अगर फिनिशिंग वर्क चल रहा है, लाइट इंस्टॉल हो रही है, पंखे लग रहे हैं, एसी लग रहे हैं, दिस डजंट काउंट। अगर फिनिशिंग वर्क चल रहा है, माइनर फिनिशिंग वर्क चल रहा है, तो यू विल अज्यूम द कंस्ट्रक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है लेकिन मैंने अभी तक इन्वेस्टर्स को उनके पैसे वापस नहीं किए, मैंने बैंक को अभी तक उनका लोन रीपे नहीं किया, तो इन्वेस्टर्स तो उसके बाद भी मुझसे इंटरेस्ट लेते रहेंगे, तो उसके बाद वाला इंटरेस्ट कहां जाएगा? प्रॉफिट लॉस। तो बिफोर कमेंसमेंट, ड्यूरिंग सस्पेंशन एंड आफ्टर सीजेशन, ये तीनों फेजेस ओके। स्टडी हब का हैंडआउट मैंने आपको भेजा हो, एक नजर उसको गो थ्रू करते हैं, डेफिनेशंस को, और उसके बाद हम इसकी मेजरमेंट की तरफ आते हैं। एक फोन मुझे दीजिएगा। ओके, पहला केस इज द इश्यू। प्रॉब्लम क्या है? कंपनीज बोरो टू फाइनेंस देयर एक्टिविटीज एंड कंपनीज पे इंटरेस्ट यानी फाइनेंस कॉस्ट ऑन द अमाउंट्स बोरोड, ऑफ कोर्स। सवाल ये, हाउ शुड सच डेबिट्स फॉर इंटरेस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? क्रेडिट तो भले आप अक्रूड इंटरेस्ट करें, कैश और बैंक करें, फाइनेंशियल लायबिलिटी करें, डेबिट क्या करूं? तो अब तक इसकी बात में अपना सवाल ही नहीं उठा। सीधी सीधी बात है, फाइनेंस कॉस्ट में डेबिट होगा और कहां जाएगा? ऑलवेज एज एन एक्सपेंस, क्या हमेशा हम उसको खर्चा ही मानेंगे? और आर देयर एनी सर्कमस्टेंसेस विच जस्टिफाई कैपिटलाइजेशन एज एन एसेट, जिसमें हमने बात की थी कि क्या इंटरेस्ट हमेशा ही एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेगा, या कुछ ऐसे हालात भी सामने आ सकते हैं कि हम इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करें। सिंस वी हैव गॉन थ्रू दिस, तो वी नो कि यस देयर आर सर्कमस्टेंसेस कि अगर वो लोन लिया गया है या लोन इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट, तो उसका इंटरेस्ट एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट, जो उसके फेवर में है वो है अक्रूअल्स बेसिस, बेटर मैचिंग ऑफ कॉस्ट टू द बेनिफिट, क्योंकि एसेट अभी हमें बेनिफिट दे ही नहीं रहा। ये 8 करोड़ रुपए के लोन से अभी हम फायदा ले ही नहीं रहे। फायदा तब लेंगे जब एसेट सेल होगा या यूज होगा। अगर सेल होगा तो इमीडिएटली कॉस्ट ऑफ सेल में डाल देंगे, अगर यूज होगा तो हम डेप्रिशिएट करेंगे, तो इंटरेस्ट भी डेप्रिशिएट होगा इन दैट केस। कंपेरेबिलिटी इज इंप्रूव्ड, like better comparison between companies which buy the assets and those who construct. जो कंपनीज लोन लेके एसेट खरीदती हैं वो इकोनॉमिक बेनिफिट लेना कब से शुरू करेंगी? अभी से। और जो भी बनवा रही हैं जब बन जाएगा, तो कंपेरेबिलिटी बेहतर हो जाएगी। एंड तीसरा, कंसिस्टेंसी, इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज एनी अदर कॉस्ट। जिस तरह डेप्रिसिएशन को भी
वैसे तो हम एक्सपेंस मानते हैं, बट इफ एन एसेट इज बीइंग यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अनदर एसेट, तो उसकी डेप्रिसिएशन हम एसेट बीइंग कंस्ट्रक्टेड की कॉस्ट में ऐड कर रहे होते हैं। तो जिस तरह बाकी के साथ किया जाता है वैसा इसके साथ किया जाता है। सैलरी इसका भी क्या करता है, अगर डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट मटेरियल है जो एसेट की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हो रहा है, तो वो भी हम कैपिटलाइज ही करते हैं ना। तो जिस तरह बाकी खर्चों को किया जाता है वैसे हम इंटरेस्ट के साथ भी कर रहे हैं। क्लियर? अगेंस्ट वाले अक्रूवल बेसिस पे कह रहे हैं कि बेनिफिट इज द यूज ऑफ मनी, देयरफॉर कुछ कंफ्यूजन है, देयरफॉर इंटरेस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड in the profit loss in the period in which the company has the use of the cash। ये कहता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से अगर इंटरेस्ट 2025-26 का है तो खर्चा भी 2025-26 को भरना चाहिए। सही है, ये इनका आर्ग्यूमेंट है अगेंस्ट। कंपैरेबिलिटी इज डिस्टॉर्टेड, सिमिलर एसेट्स इन डिफरेंट कॉस्ट एट डिफरेंट कॉस्ट डिपेंडिंग ऑन द मेथड ऑफ फाइनेंस। मिसाल अगर एक कंपनी ने राइट इश्यू करके, शेयर इश्यू करके एसेट खरीदा है या बनवाया है, और दूसरी कंपनी ने बॉन्ड इश्यू करके एसेट बनवाया है, तो दोनों की कॉस्ट डिफरेंट होगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो कैपिटलाइज नहीं होती, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ डेट है, जो इंटरेस्ट, वो कैपिटलाइज होगा। तो किसी ने अगर अपनी रिटेन अर्निंग से एसेट बनवाया है, अपने ही पैसों से एसेट बनवाया है, तो उसकी तो कोई कॉस्ट नहीं है, और किसी ने अगर बैंक लोन से एसेट बनवाया है तो उसकी कॉस्ट डिफरेंट होगी। एंड लास्टली कंसिस्टेंसी, इंटरेस्ट इज ट्रीटेड डिफरेंटली फ्रॉम पीरियड टू पीरियड, सो डिस्टॉर्टेड रिपोर्टेड प्रॉफिट। अब दोनों के एक फेवर में है कि कैपिटलाइज होना चाहिए, और एक अगेंस्ट में बात कर रहा है कि कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए। हमारा सुकून है क्योंकि हमें इस बहस में नहीं पड़ना। जब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आ गया तो डिस्कशन एंड होती है, हम नहीं फैसला करने वाले कि क्या होना चाहिए। तो आप बोले सर मुझे ये सही लग रहा है, आप बोले मुझे ये सही लग रहा है, हम बहस ही क्यों करें? जब फतवा आ चुका है, जब आईएसबी ने स्टैंडर्ड दे दिया है, हमें बस उसी को फॉलो करना है। स्कोप IAS 23 is applied to account for borrowing cost. It does not apply to qualifying assets that are measured at, सेंस ही नहीं बनता। मैं उसमें ऐड करूंगा, वो रखेगा इसको इनिशियली फेयर वैल्यू पे। जिस तरह इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इनिशियली तो कॉस्ट पे है, तो वहां तो समझ में आ गया, लेकिन अगर कोई बायोलॉजिकल एसेट है, तो अगर आपने कोई फसलें लगाई हैं, कोई दरख्त उगाए हैं और कर्जा लेके, तो आप उन कर्जे का इंटरेस्ट दरख्तों की कॉस्ट में ऐड करके क्या करोगे? दरख्त तो कॉस्ट पे रहेंगे ही नहीं, उन्हें तो फेयर वैल्यू पे जाना है। तो वो एसेट जो इनिशियली फेयर वैल्यू पे मेजर किए जाते हैं, उनके ऊपर IAS 23 अप्लाई नहीं होगा। हम सिर्फ उनकी बात करेंगे जो इनिशियली टर्म्स। बोरोइंग कॉस्ट किसको कहा जाएगा? दिस इज इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट्स incurred by an entity in connection with the borrowing of the funds। अदर कॉस्ट से मेरी मुराद डिस्काउंट, प्रीमियम एंड इश्यू कॉस्ट है। ये सब भी बोरोइंग कॉस्ट में माने जाएंगे। क्वालिफाइंग एसेट किसको कहा जाएगा? इज एन एसेट that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale। ये आपकी सुस्ती की वजह से डिले नहीं हो रहा है, उसकी फितरत ही ऐसी है, इसको बनने में फितरती तौर पे टाइम ज्यादा लगता है। सो क्वालिफाइंग एसेट दैट नेसेसरीली टेक्स सब्सटेंशियल टाइम पीरियड टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। Following may fall within the definition। interest expense calculated using the effective interest method। हम बात कर चुके हैं इस पे। ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ये मैं आपको सिखाऊंगा बेशक, लेकिन आपसे कैलकुलेट करवाया नहीं जाएगा एग्जाम में कभी भी। एग्जाम में यू विल ऑलवेज बी प्रोवाइडेड विद द इफेक्टिव इंटरेस्ट। डिस्काउंट्स और प्रीमियम्स अब बात हो चुकी इन पे। फाइनेंस कॉस्ट रिलेटिंग टू लीज लायबिलिटीज। अगेन फाइनेंस कॉस्ट, लीज लायबिलिटीज में क्या होता है कि जब हम लेसोर को, बैंक को इंस्टॉलमेंट दे रहे होते हैं, तो उस इंस्टॉलमेंट में एक रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटी का पार्ट होता है, प्रिंसिपल, और एक इंटरेस्ट होता है। तो उसमें जो सिर्फ इंटरेस्ट वाला पार्ट है वो फाइनेंस कॉस्ट में आएगा, बोरोइंग कॉस्ट में आ सकता है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया है और मैंने हर साल
20 लाख रुपए की किस्तें बनवाई हैं, इंटरेस्ट 8% है। लोन कितना है? 1 करोड़ रुपए का, इंटरेस्ट कितना है? 8%। आप कितना दे रहे हो? क्यों? 8 लाख दो ना। हम 20 लाख दे रहे हैं, तो 12 लाख रुपए मेरे प्रिंसिपल में जमा करवा देना, अगले साल में आपको 88 लाख रुपए पे इंटरेस्ट दूंगा। तो मैं पूरे 20 लाख को बोरिंग कॉस्ट नहीं मानूंगा, मैं सिर्फ 8 लाख को इंटरेस्ट मानूंगा। एंड एक्सचेंज डिफरेंसेस अराइजिंग फ्रॉम फॉरेन करेंसी बोरिंग्स टू द एक्सटेंट दैट दे आर रिगार्डेड एज एन एडजस्टमेंट टू इंटरेस्ट कॉस्ट। तो अगर हम पाकिस्तान में है लेकिन उन्होंने लोन लिया है दुबई के किसी बैंक से, तो लोन मिला दरम्स में और इंटरेस्ट भी पे करेंगे दरम्स में। लेकिन मेरा धर्म से क्या, मैं तो रुपयों में काम करता हूं, मेरी स्टेटमेंट्स तो पीकेआर में बनती हैं। तो हर इंटरेस्ट पे करने के टाइम पे देयर मे बी एन एक्सचेंज डिफरेंस। कभी रुपये डिवैल्यू हो रहा होगा, कभी रुपये अप्रिशिएट हो रहा होगा, तो कभी मुझे लोकल करेंसी में इंटरेस्ट ज्यादा रुपए देने पड़ते होंगे, कभी कम रुपए देने पड़ते होंगे। धर्म्स में तो फिक्स है, लेकिन एक्सचेंज रेट की वजह से मेरे पीकेआर कभी कम कभी ज्यादा। तो वो जो एक्सचेंज रेट की वजह से फर्क आ रहा है फ्लक्चुएशन की वजह से इंटरेस्ट में, वो भी बोरिंग कॉस्ट। आगे चलते हैं। रिकग्निशन बोरिंग कॉस्ट्स दैट रिलेट टू अ क्वालिफाइंग एसेट मस्ट बी कैपिटलाइज एज पार्ट ऑफ टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट। पहले IAS 23 2007 में पुराना था, वो हमें चॉइस देता था कि अगर आप चाहो तो बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर लो, अगर चाहो तो बोरिंग कॉस्ट को एक्सपेंस आउट कर लो। तो कंपनी चूज करती थी कि हमें कौन सी पॉलिसी ठीक लगती है। लेकिन अब रिवीजन के बाद IAS 23 में ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। द ओनली रिक्वायरमेंट इज के कैपिटलाइज करो, मस्ट बी कैपिटलाइज्ड। क्वालिफाइंग एसेट बोरिंग कॉस्ट्स directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset are capitalized as a part of cost of that asset. यहां पे acquisition का वर्ड कंफ्यूज करना चाहिए आपको। मैं मना कर चुका हूं कि अगर आपने लोन लेके एसेट खरीदा है तो कमेंसमेंट कब होगी, सस्पेंशन कब होगी, सीजेशन कब होगी? नहीं भाई, वो तो तैयार है, तो चट मंगनी पट गया, आज एंगेजमेंट कल शादी हो गया, बस आज एसेट खरीदा कल से इस्तेमाल। तो मैं कब से कमेंस करूंगा, कब सस्पेंड करूंगा, कब सीज करूंगा? कोई गुंजाइश ही नहीं है। एसेट इस्तेमाल होते हुए कैपिटलाइज थोड़ी होगा। तो एक्विजिशन का मकसद बना बनाया एसेट खरीदने की बात नहीं है। अगर मैं लोन के पैसों से मटेरियल खरीदता हूं, सरिया, रेती, बजरी, ईंटें, ठेकेदार की पेमेंट, एक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल, नॉट द एक्विजिशन ऑफ फिनिश्ड गुड। तो अगर आप कर्जे के पैसों से रॉ मटेरियल खरीद रहे हो तो वो पैसा कंस्ट्रक्शन यानी उसके लेबर और प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट आर कैपिटलाइज्ड एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ दैट एसेट। एग्जांपल्स ऑफ क्वालिफाइंग एसेट: इन्वेंटरीज which require a substantial time period to bring them into sellable condition। बड़ी बेहतरीन मिसाल दी है इसने चावल की। कुछ चीजों के हवाले से फेमस होता है कि जितनी पुरानी है उतनी अच्छी होती है। विस्की के हवाले से भी यही फेमस होता है कि इसके अक्सर ड्रम्स भर के इसको छोड़ दिया जाता है। सेम गोज विद स्टेक्स। हम जो यहाँ पे स्टेक्स खा रहे होते हैं, ये अक्सर स्टेक्स चिकन के होते हैं। चिकन का स्टेक तो हो ही नहीं सकता, ग्रिल्ड चिकन है, दैट इज पॉसिबल, लेकिन स्टेक उस बीफ का एक पीस है। और अक्सर ये बीफ को कुछ स्पाइसेस देके, कुछ केमिकल्स लगा के मेच्योर होने छोड़ दिया जाता है। और महंगा स्टेक वो होता है जो पुराना होता है, 15 साल पुराना, 20 साल पुराना। और अक्सर जब आप कोई अच्छे स्टेक के रेस्टोरेंट पे जाएंगे तो आपसे टेम्परेचर भी पूछेगा
कि कितने टेम्परेचर पे इसको पकाना है, और हम बोले यार देखो जो सही होगा कर लो। लेकिन जो खाने वाले होंगे ना, उनको पता होगा कि मुझे कितने टेम्परेचर पे कुक करवाना है इसको। और ये स्टेक्स अक्सर साल, 15 साल, 20 साल पुराने होते हैं। तो अगर आप सर्च करेंगे मोस्ट एक्सपेंसिव स्टेक इन द वर्ल्ड, तो वो पहले आपको उसकी एज बताएगा। सेम गोज विद विस्की। बाकायदा रीगल का जो टाइटल दिया जाता है वो शायद 12 या 11 साल पुरानी विस्की को दिया जाता है। तो विस्की अगर 22 साल पुरानी है, 25 साल पुरानी, उसकी बोतल पे लेबल ही किया जाता है कि ये 11 साल पुरानी विस्की है। तो अक्सर कंपनीज उस पर इन्वेस्ट करती है और उसको सेलेबल कंडीशन तक लाने में उस पर खर्चा करती है। वो सारा जो इतना अमाउंट जो फंसता है इतने सालों के लिए कंपनीज का, वो लोन लिया जाता है। तो अगर कोई भी इन्वेंट्री है which requires a substantial period of time to bring them into sellable condition, so that is a qualifying asset. Manufacturing plant, power generation facilities, investment properties. और कौन से एसेट्स क्वालिफाई नहीं करेंगे? इन्वेंट्रीज दैट आर routinely manufactured or otherwise produced in large quantities on a repetitive basis over a short period of time. तो अगर हम कुर्सियां बना के बेचते हैं, टेबल्स बना के बेचते हैं, मोबाइल फोन्स बना के बेचते हैं, केसिंग्स बना के बेचते हैं, सेवर बना के बेचते हैं, एसी बना के बेचते हैं, तो रिपीटेटिव बेसिस पे ये तो घंटों घंटों का काम है। तो जो इन्वेंट्री शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बन जाती है, और अगर आपने लोन लेके अपने रॉ मटेरियल को फाइनेंस किया हुआ है, तो वो IAS 23 में फॉल नहीं करेगा। क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन ही क्या कह रही है? दैट टेक्स सब्सटेंशियल टाइम पीरियड। एसेट्स रेडी फॉर देयर इंटेंडेड यूज और सेल व्हेन एक्वायर्ड। अगर बने बनाए एसेट्स आपने खरीदे तैयार, तो वो IAS 23 में फॉल नहीं करेंगे। कंस्ट्रक्शन जरूरी है, फिर खुद करो या करवाओ, लेकिन कंस्ट्रक्शन जरूरी। ओके, सो बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। अभी इस पे हम आते हैं। पहले 3.3 पे आ जाए, यानी पेज नंबर 5 का बॉटम, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। पहुंच गया? कैपिटलाइजेशन कमेंसेस व्हेन द एक्सपेंडिचर ऑन द एसेट इज बीइंग इंकर्ड, कि हमने एसेट के ऊपर खर्चा करना शुरू कर दिया है। बोरोइंग कॉस्ट आर बीइंग इंकर्ड, इंटरेस्ट का मीटर भी चालू है, एंड एक्टिविटीज नेसेसरी टू प्रिपेयर द एसेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल हैव स्टार्टेड। तो हमने एसेट के ऊपर खर्चा भी शुरू कर दिया है, एक्टिविटीज भी शुरू कर दी है, बोरोइंग कॉस्ट भी शुरू कर दी है। एक्सपेंडिचर्स ऑन क्वालिफाइंग एसेट्स इंक्लूड पेमेंट ऑफ कैश, ट्रांसफर ऑफ अदर एसेट्स एंड द अजम्पशन ऑफ इंटरेस्ट बियरिंग लायबिलिटीज। यानी हमने अगर पेमेंट करना शुरू कर दी, ठेकेदार को पैसे दे दिए, मटेरियल सप्लायर को पैसे दे दिए, फंड्स रिलीज कर दिए हैं, तो यानी हमने खर्चा करना शुरू कर दिया। Expenditures are reduced by any progress payments received and grants received in connection with the asset. जो IAS 20 के अंदर हमने पढ़ा था, अगर आपको कुछ अमाउंट गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से दिया है तो वो आप एसेट में से माइनस कर देते हो, लेकिन बहरहाल अगर आपने खर्चा किया है तो यानी काम शुरू हो गया। नेक्स्ट, कौन कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूडेड है, यानी अगर आप ये एक्टिविटीज कर रहे होंगे तो हम मानेंगे कि काम शुरू हो गया है, और कौन कौन सी एक्टिविटीज में हम आपको इनकार करेंगे कि अभी काम शुरू नहीं हुआ। इंक्लूडेड फिजिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द एसेट, प्लॉट पे खुदाई शुरू हो गई है। टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बिफोर द फिजिकल कंस्ट्रक्शन कमेंसेस, लाइक ऑब्टेनिंग अ प्लानिंग परमिशन। हमने नक्शा बनवा लिया है, जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनको नक्शा सबमिट करवा दिया है, उनसे परमिशन लेना शुरू कर दी है। तो ये एक्टिविटीज हैं जो इंडिकेट कर रही है कि काम शुरू हो गया। और कौन सी एक्टिविटीज एक्सक्लूडिंग है? होल्डिंग एन एसेट व्हेन देयर इज नो प्रोडक्शन और डेवलपमेंट दैट चेंजेस इट्स कंडीशन। अगर आपने कोई एसेट महज खरीद के रख लिया, प्लॉट है परचेज करके रख लिया, तो जितना टाइम आप उसको परचेज करके रखेंगे, प्लॉट क्या थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जाएगा? वो तो वहीं पड़ा रहेगा, वो उतना ही रहेगा। तो अगर कोई एसेट खरीद के
हमने क्या किया, जमीन खरीद के छोड़ दी। अब कंस्ट्रक्शन हम साल के बाद करें, 2 साल के बाद करें, जब पैसा आएगा तब करेंगे। तो जब तक लैंड वैकेंट पड़ी हुई है तब तक आप उसको कैपिटलाइज नहीं करते रहेंगे। क्लियर है ये बात? लेकिन अगर आप जमीन खरीद के उसी टाइम खड्डा मार देते हैं, उसको बुनियाद डालना शुरू कर देते हैं, तो दैट काउंट्स, क्योंकि उसकी कंडीशन चेंज हो रही है। नेक्स्ट इज सस्पेंशन। सस्पेंशन मीन्स द पॉज। Capitalization should be suspended during extended periods in which active development is interrupted. However, capitalization is not normally suspended during a period when substantial technical and admin work is being carried out, or when a temporary delay is necessary part of the process of preparing an asset for its intended use or sale. अगर कोई प्लानिंग फेज चल रहा है जिसकी वजह से आपने कुछ वक्त काम को रोका हुआ है तो नॉट अ बिग डील। या अगर वो ब्रेक, वो पॉज पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, आपको इतना रुकना पड़ेगा, तो भी आप उसको सस्पेंड नहीं करेंगे। सस्पेंशन मतलब कोई फड्डा हुआ है। सो फॉर एग्जाम्पल, capitalization continues during the extended period needed for inventories to mature, or where high water levels delay the construction of a bridge if high waters are common during the construction period in a geographical region is involved. Let's say हम अगर गलियात के साइड पे, कोहमरी के साइड पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं एंड वी नो कि वहां पे दिसंबर से लेकर फरवरी तक स्नोफॉल होती है, और जब स्नोफॉल हैवी होती है तो हम वहां पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, तो ये ब्रेक नॉर्मल है। हम अगर एक ब्रिज बना रहे हैं रिवर के ऊपर, लेकिन साल के कुछ महीने या कुछ दिन ऐसे होते हैं जहां पे पानी का लेवल हाई हो जाता है, जब वाटर लेवल हाई होता है हम कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाते, एंड इफ दैट इज अ कॉमन प्रैक्टिस, तो उतने अरसे के लिए आप कैपिटलाइजेशन को सस्पेंड नहीं करेंगे, इफ दैट इज नॉर्मल। सस्पेंशन सिर्फ कब होगी, जब कुछ अनयूजुअल हुआ है। लास्टली, सीजेशन of capitalization. An asset is normally ready for its intended use or sale when its physical construction is complete. तो ये कहता है capitalization ceases when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying asset for its intended use or sale are complete. तो जब उस पे physical काम रुक गया है, मजीद उस पे काम चलना बंद हो गया है, तो that means के प्रॉपर्टी या वो मशीन या वो एसेट रेडी है। If only minor modifications are outstanding, like interior decoration of a property to the purchaser or user specification, this indicates that substantially all the activities are complete. Yes. हाँ, मैप बनने का मकसद कि अगर आपने प्लानिंग वर्क स्टार्ट कर दिया है, डॉक्यूमेंटेशन रेडी करवाना शुरू कर दी है, ऑटोकैड पे नक्शा बनता है, वो नक्शा हम एसबीसीए को देते हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज को देते हैं, वो नक्शा पास कर रहे होते हैं, तो जब तक ये सारा काम चल रहा है तो वो भी कमेंसमेंट में शामिल हो जाएगा। लेकिन अब अगर आपको प्रॉपर्टी मैंने तैयार कर दिया, अक्सर बिल्डर क्या करते हैं, आपको फ्लैट दे देते हैं, विला दे देते हैं। अब अगर आपने मीडिया वॉल अपनी मर्जी की बनवानी है, ड्राइंग रूम आप अपने शशके वाला बनाना चाह रहे हैं, फॉल सीलिंग करवाना चाह रहे हैं, तो वो बोलेगा वो आप करवा लो। अब कुछ बिल्डर्स ऐसे हैं जो कि फुली फर्निश्ड या सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट देते हैं, एसी वेसी की कनेक्शन हर कुछ लगी होती है, आपने बस आके इनर और आउटर रखना है, कनेक्शन सारे किए हुए होते हैं, किचन भी तकरीबन बना के देते हैं। लेकिन अगर आप अपने हिसाब से इसमें कुछ इंटीरियर डेकोरेशन करवाना चाह रहे हैं, कुछ वॉल्स बनवाना चाह रहे हैं, फॉल सीलिंग करवाना चाह रहे हैं, फर्नीचर अकॉर्डिंगली बनवाना चाह रहे हैं, दैट इज अप फॉर मी, मैं कैपिटलाइजेशन को रोक दूंगा, सही है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी पे फिजिकली काम चल रहा है, अभी भी दीवारें बन रही हैं, प्लस्तर चल रहा है, कलर हो रहा है, तब तक मैं आपके साथ हूं। लेकिन जब प्रॉपर्टी या मशीन की फिनिशिंग हो गई है, मैं हाथ ऊपर करूंगा कि अब आप देख लो, उसके बाद का इंटरेस्ट में प्रॉफिट लॉस में भेजना शुरू करूंगा। इजी सी, सही। अब हम आगे की चीज पे आते हैं, मेजरमेंट पे।
हम अपने अब टाइम पीरियड गिन चुके हैं कि कितने महीनों का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा और एक्सपेंस आउट होगा। ठीक है, कमेंसमेंट से पहले वाला इंटरेस्ट के महीने, सस्पेंशन के दौरान वाले महीने और सीजेशन के बाद वाला टाइम, ये तीनों प्रॉफिट लॉस में। अब सवाल है कि कितना। इसमें पहला केस आता है स्पेसिफिक बोरिंग्स। क्या समझ में आ रहा है इस लफ्ज से? स्पेसिफिक यानी पर्टिकुलर यानी डेडिकेटेड बोरिंग्स। ये कर्जा मखसूस लिया ही इस एसेट की कंस्ट्रक्शन की वजह से गया है, डेडिकेटेड है कि ये 8 करोड़ रुपए के जो बॉन्ड आपने इशू किए हैं, क्यों? तो हमने कहा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूवल दिया था कि हम बाईपास पे मोटरवे के करीब एक रेस्टोरेंट बना रहे हैं, एक मॉल बना रहे हैं, एक बिजनेस सेंटर बना रहे हैं, एक ऑफिस बना रहे हैं। तो हमने उस प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन के लिए ये 8 करोड़ रुपए लिए। तो ये 8 करोड़ रुपए क्या कहलाएंगी? So when the funds have been borrowed specifically for the construction of a qualifying asset, designated है, तो ऐसे बोरिंग्स को स्पेसिफिक बोरिंग्स कहा जाएगा। मिसाल, हमने 8 करोड़ रुपए के बॉन्ड इशू किए जो कि 1 जुलाई 2025 में अप्रूव भी हुए और क्रेडिट भी हो गए। हमारे बैंक में 8 करोड़ रुपए आ गए और ये बॉन्ड्स हमने इशू किए हैं 9% पे। इंटरेस्ट कितना है? लोन जल्दी आ गया, हमारी तैयारी अभी मुकम्मल नहीं है। जुलाई गुजरा, अगस्त गुजरा, सितंबर की पहली तारीख पर हमने पहली पेमेंट कर दी सीमेंट के सप्लायर को, सरिये के सप्लायर को, ठेकेदार को। लोन कितना आया था? 8 करोड़ रुपए, लेकिन मैंने पहली पेमेंट कर दी 5 करोड़ रुपए की। और माशाल्लाह से 5 करोड़ रुपए ने दिसंबर तक निकाल लिया। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने में मुझे मजीद कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं हुई। जनवरी की पहली तारीख पर मैंने मजीद 3 करोड़ रुपए भी पे कर दिए। 30 जून 2026 तक द एसेट इज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन और बीच में किसी किस्म की कोई इंटरप्शन नहीं हुई है। जुलाई और अगस्त का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करोगे कि एक्सपेंस आउट? 9% और 8 करोड़। जुलाई की पहली तारीख पर फंड्स मुझे मिल गए थे, लेकिन मेरी तैयारी अभी मुकम्मल नहीं थी। मैंने खर्चा करना कब शुरू किया है? 1 सितंबर से। तो जुलाई और अगस्त का इंटरेस्ट कहां जाएगा? ये प्रॉफिट लॉस में गया। 1 सितंबर कितनी पेमेंट की है? 5 करोड़। लोन कितना लिया था? 8 करोड़ रुपए। मैं एसेट की कॉस्ट में 5 करोड़ का इंटरेस्ट 9% डालूं या 8 करोड़ का? लिए कितने, इस्तेमाल कितने किए? तो अभी एसेट की कॉस्ट में कितने जाने चाहिए? अगर स्पेसिफिक बोरिंग्स हैं तो IAS 23 कहता है कि चाहे आपने फंड्स इस्तेमाल कितने भी किए हो,
8 के 8 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट इधर रहेगा, रिगार्डलेस कि यूज कितने हुए हैं, सरप्लस कितने पड़े हुए हैं, आप पूरे के पूरे बोरिंग कॉस्ट जो इंटरेस्ट है ना प्रोसीड्स का, सारा एसेट की कॉस्ट में जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फंड्स स्पेसिफिकली इस एसेट की कंस्ट्रक्शन के लिए लिए गए। क्लियर बात? तो अगर स्पेसिफिक बोरिंग्स हैं तो इंटरेस्ट ऑन actual borrowings, not the funds used. ओके सी, मिसाल के तौर पे हमारा एक इजी सेवर अकाउंट है। इजी सेवर अकाउंट यानी उसमें आप पैसे रखोगे तो 4% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता रहता है उस पर, और जब चाहो निकाल सकते हो पैसा। हमारी कंपनी की पॉलिसी ये है कि जब जब हमारे पास फंड्स सरप्लस में होते हैं हम उनको इजी सेवर अकाउंट में रखवा देते हैं। जुलाई के महीने में आपके पास कुछ सरप्लस था? जुलाई के महीने में क्या आपके पास कुछ फारिग पैसे पड़े थे? हाँ, कितने? 8 के 8। ये काम तो आपने किया ही नहीं शुरू। क्या अगस्त के महीने में आपके पास कुछ फारिग पैसा है? हाँ, कितना? 8 के 8। तो मैंने ये 8 करोड़ रुपए इजी सेवर अकाउंट में रख दिए और वहां से मुझे इंटरेस्ट कितना मिल रहा था? इस बात पे नहीं बोला सर पागल वाला काम कर रहे हैं, 9% में लेके 4% पे दे रहे हैं। नियत ये नहीं है, ऐसी जुगाड़ है फिलहाल। मैं 9% पे ही लिया है, जब तक पैसा फारिग है तब तक मैंने उसको 4% में रखवा दिया। ठीक है, 8 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 4% मल्टीप्लाई बाय 2 महीने डिवाइडेड बाय 12 महीने, ये क्या होगा? ये इंटरेस्ट इनकम होगी। इस इनकम को मैं कहां रखूं? प्रॉफिट लॉस में। क्या अगस्त में आपके पास कुछ पैसे फारिग थे? यस, 8 करोड़। क्या सितंबर में आपके पास कुछ पैसे फारिग थे? हाँ, 3 करोड़। यस, तो मैंने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने के लिए कितने पैसे? 3 करोड़ रुपए इजी सेवर में रखवा दिए। 30 मिलियन 4% मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12, ये आपके लिए क्या होगी? इनकम होगी। इस इनकम को कहां शो करूंगा? नहीं, इसमें से माइनस करो। assuming this is scrap value of normal loss। नॉर्मल लॉस जब करते हो तो नॉर्मल लॉस को लॉस माना जाता है? नहीं, नॉर्मल लॉस का खर्चा गुड आउटपुट को दिया जाता है, और अगर नॉर्मल लॉस स्क्रैप हो जाए तो उसका फायदा किसको मिलता है? वो कॉस्ट में से माइनस हो जाता है। नहीं, अगर funds have been borrowed specifically for the construction of a qualifying asset, then the entire interest on the actual borrowings will be capitalized, less minus any income generated on temporary investment of surplus funds। तो हम इंटरेस्ट ऑन एक्चुअल बोरिंग्स को कैपिटलाइज करेंगे माइनस इनकम जनरेटेड on temporary investment of any surplus funds। जनवरी के बाद आपके पास कुछ फारिग पैसे हैं, तो आपने जुलाई और अगस्त का इंटरेस्ट इनकम प्रॉफिट लॉस में क्यों भेजा? क्योंकि उनका इंटरेस्ट खुद प्रॉफिट लॉस में जा रहा था।
नाउ अंडरस्टैंड दिस, कमेंसमेंट से पहले वाला इंटरेस्ट भी और इनकम भी दोनों पीएनएल, सस्पेंशन के दौरान वाला इंटरेस्ट भी और अगर कोई इनकम है वो भी पीएनएल, और सीजेशन के बाद वाला इंटरेस्ट खुद भी और इंटरेस्ट इनकम भी पीएनएल। लेकिन अगर कमेंसमेंट के बाद और सीजेशन से पहले, इग्नोरिंग सस्पेंशन, ये इन महीनों का इंटरेस्ट भी कैपिटलाइज हो रहा है, तो इन महीनों में आने वाली इनकम भी ऑफसेट होगी। ठीक है, कॉस्ट में से माइनस करेंगे तो जो बकिया नेट इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा वो हम एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे। वेरी इजी। तो जुलाई अगस्त का इंटरेस्ट खुद प्रॉफिट लॉस में गया, तो जुलाई अगस्त की इनकम भी प्रॉफिट लॉस में जाएगी। सस्पेंशन के दौरान वाला इंटरेस्ट खुद प्रॉफिट लॉस में जाएगा, तो सस्पेंशन के दौरान कमाई जाने वाली इंटरेस्ट इनकम भी प्रॉफिट लॉस में जाएगी, और सीजेशन के बाद अगर आप इसको कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं वो भी प्रॉफिट लॉस में। इजी। सो रिगार्डलेस ऑफ फंड्स यू यूज, इस केस में मैंने जो एग्जांपल दी उसमें हमने कैपिटलाइज करना कब से शुरू किया है? सितंबर 2025 से लेकर जून 2026 तक, क्योंकि मैंने अज्यूम किया काम अभी भी चल रहा है। इसमें से आपने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कितने पैसे यूज किए थे? 5 करोड़। ठीक है, तो मैं इंटरेस्ट कितने फंड्स का कैपिटलाइज करूंगा? 8 का। सही है, कंफ्यूज ना हो। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो सितंबर से लेकर दिसंबर तक कितने पैसों का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा? 8 का। और जनवरी से लेकर जून तक 8 का। बोले सर अलग अलग करी क्यों रहे? जब स्पेसिफिक बोरिंग्स है तो 8 का इंटरेस्ट उठाए ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, 80 मिलियन 8 करोड़ कितने परसेंटेज पे लिए? 9%। महीने कितने हो गए? 10 साल हो गए, 10 महीने होंगे ना। सिर्फ जुलाई अगस्त काटा है ना, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने, जनवरी से जून 6 महीने, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 12, कितना बना? 8 करोड़ का 9%। जी, अभी इतना नहीं, अभी इसमें से माइनस भी करूंगा कुछ। यस एग्जैक्टली। नहीं, 5 3 पे ही कमाए, 5 पे कमाए नहीं। 5 तो मैंने खर्च कर दिया ना, बचे ही 3 थे। हाँ, जो 8 पे कमाया वो डिस्क्वालिफाइड है, सिर्फ 3 पे ही कमाया। ये कितना बना? 100,000 माइनस इनकम कब से कब की उठाएंगे? सितंबर 25 से दिसंबर 25 की। सरप्लस कितना था? कितने पे रखवाया? कितने महीने? $80,000, 40,000 आ रहा है। 3 करोड़ का 4%, $1,20,000 होगा ना। हाँ, $1,20,000 का सिर्फ हम क्वार्टर उठा रहे हैं और 1/3 उठा रहे हैं। सही है, 40,000। 5-60 जाएंगे एसेट की कॉस्ट में। ठीक है, बाकी जो 8 करोड़ 2 महीने के हैं, कौन से 2 महीने? जुलाई एंड अगस्त। कितने फंड्स थे?
कितने पे लिए गए हैं और इन्वेस्ट कितने पे किए गए हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 महीने डिवाइड बाय 12। ऐसे करो तो भी ठीक है। 8 करोड़ का 9% लगाओ 2/12, फिर 8 करोड़ का 4% लगाओ 2/12, उसमें से माइनस कर दो तो भी एक ही आंसर। ये नेट होके पीएनएल में जाएंगे क्योंकि दोनों खर्चे नहीं है, एक इनकम है, तो इसलिए मैंने 9 से 4 माइनस कर दिया, बाकी 5% का खर्चा पीएनएल में जाएगा। कितना आ रहा है? ये जो जुलाई अगस्त वाला है, शुरू होने से पहले वाला, तो 8 करोड़ 9% 2/12 एक्सपेंस, 8 करोड़ 4% 2/12 इनकम, तो इफेक्टिवली 5% बन गया। सही है। तो अगर आप क्रेडिट करते हो पूरा इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो डेबिट करेंगे 560 एसेट की कॉस्ट में, प्रॉपर्टी की कॉस्ट में, और डेबिट करेंगे 66,667 प्रॉफिट लॉस में एज एन इंटरेस्ट एक्सपेंस या फाइनेंस कॉस्ट। दिस इज द केस ऑफ specific borrowings when we have obtained the funds designated particularly for the construction of a qualifying asset. नहीं, अभी जनरल पूल है। टाइम कितना हुआ है? तो स्टडी हब का एक छोटा सा सवाल देख लेते हैं इसका। स्टडी हब में एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1 जो पीडीएफ मैंने भेजा, इसका पेज नंबर 7 says on 1st October 20x1 Rexam company obtained a 2.5 million loan for exclusively to finance the construction of a new assembly line in its factory. तो ये लोन क्या है? स्पेसिफिक है। The interest rate on the loan is payable on the maturity of the loan. एक साल के बाद 25 लाख और उसका 9% मिला के हम वापस कर देंगे। The construction commenced on 1st November 20x1. लोन कब लिया था? 1st अक्टूबर पे। यस। और काम कब शुरू किया? नवंबर में। तो अक्टूबर का इंटरेस्ट कहां जाएगा? बट देयर वाज नो कंस्ट्रक्शन बिटवीन 1st December to 31st January. कितने महीने हो गए? 2 महीने। दिसंबर पूरा और जनवरी पूरा। क्या मसला था? ड्यू टू द एम्प्लॉइज टेकिंग एन इंडस्ट्रियल एक्शन, हमारे खिलाफ कोई वो एक्शन ले रहे थे। इज इट नॉर्मल या हड़ताल है? नॉर्मल मतलब इनएविटेबल होता है, वाटर लेवल नहीं होता नहीं है। हड़तालें मतलब आपने कुछ उनके साथ अनफेयर किया है, उनके कुछ मुतालबात नहीं माने, आपने उनको सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं दिए, आप उनको मिनिमम वेजेस नहीं दे रहे हो, आप उनसे ओवर टाइम काम करवा रहे हो, तो लीगल टर्म्स में आपने कहीं ब्रीच किया होगा जब भी उन्होंने कुछ गड़बड़ की। सही है। सो इट्स नॉट नॉर्मल। कौन सी वाली? 2 महीने की एक्सपेंस सस्पेंशन है ना। 2 महीने एम्प्लॉइज हमारे इंडस्ट्रियल एक्शन पे आ गए, तो हड़ताल की वजह से, स्ट्राइक की वजह से हमारा काम 2 महीने रुक गया। तो दिसंबर और जनवरी दोनों काउंट होंगे किसमें? सस्पेंशन में। अक्टूबर किस में काउंट हुआ? बिफोर कमेंसमेंट में। और दिसंबर जनवरी सस्पेंशन में। एक्सपेंडिचर amounting to 1.2 million was incurred on 1st November and a further 1.2 million on 1st February. टोटल अमाउंट कितना हमने लिया था? 25 लाख। उसमें से 1.2 12 लाख का खर्चा आपने नवंबर में कर दिया और 12 लाख का खर्चा आपने फरवरी में किया, बाकी 1 लाख आपके पास अभी भी है। तो नवंबर में कितने अमाउंट का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा? पूरे 2.5 का, चाहे आपने यूज कितना भी किया हो। लेकिन क्योंकि ये स्पेसिफिक बोरोइंग है,
तो एसेट की कॉस्ट में इंटरेस्ट पूरा ही जाएगा. द असेंबली लाइन was available for production on 31st August 20x2, having a construction cost of $2.4 million and a useful life of 5 years. Calculate the carrying amount of the asset at 30th September 20x2 and total expense recognized in profit loss for the year ended 30th September 20x2. हमारा year end सितंबर है. सही है. पहले मंथ्स काउंट कर लेते हैं. ओके. ईयर एंड क्या है? 30th सितंबर. तो शुरू कब से होगा? 1 अक्टूबर से. और लोन हमने कब लिया है? तो अक्टूबर का महीना किस में काउंट कर रहे हो? एक्सपेंस में. और नवंबर कैपिटलाइज. फिर दिसंबर जनवरी एक्सपेंस सस्पेंशन में आ गए. फिर फरवरी से लेकर प्लांट कब तैयार हो गया? अगस्त. साल खत्म हो गया? नहीं, अभी 1 महीना रहता है. कौन सा? एंड दिस इज आफ्टर सीजेशन. October is before commencement, December, January is part of suspension, and September is after cessation. पैसे बचे हुए हैं, लेकिन अब इन पैसों को आप कैपिटलाइज नहीं करेंगे. उसके अलावा नवंबर कैपिटलाइज होगा. फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त. अब नंबर काउंट करते हैं. ये कितने महीने हो गए? 4. और ये कितने महीने हो गए? 8 होने चाहिए ना. पूरे हो गए ना. फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त. और एक ये 8. ये 12 महीने हो गए. अब हम रखते हैं बोरोइंग कॉस्ट, यानी कैपिटलाइज कितना होगा. कोई टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनकम तो नहीं है ना इसमें. अगर बोलता है कि हमारे पास जो सरप्लस फंड्स है वो हम कहीं रखवा देते हैं तो हम माइनस करते हैं, लेकिन इस सवाल में वो गेम नहीं है. लोन कितना लिया है? इसमें से माइनस होते हैं. इसमें से माइनस होते, बाकी अमाउंट एसेट की कॉस्ट में जाता है. 2.5 मिलियन पूरा. इसको 1.2 1.2 करके तो नहीं लिखो ना. वो एसेट की कॉस्ट में प्लस हो जाती. नहीं, फिर किस चीज की परसेंटेज लगाते हैं? 9% पे लिया है. जी जी जी. ये जो 2.5 आपने लिए हैं ये 9% पे लिए हैं. जो अमाउंट आपके पास फारिग रखा हुआ है, क्या उसको भी 9% पे इन्वेस्ट करोगे? पॉसिबल नहीं है. पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वी आर नॉट बैंक. बैंक ये काम करता है कि पैसे लेता कम परसेंटेज पे, देता ज्यादा परसेंटेज पे. हम ये काम नहीं कर सकते. फिर भी इस सवाल में मैं अपनी तरफ से एक अजम्पशन डाल देता हूं. अजम्पशन डाल देता हूं कि हम जो भी सरप्लस फंड्स होते हैं वो 5% पे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं. ठीक है? कंफ्यूज तो नहीं होंगे इस बात से? नहीं. तो इस सवाल में हम अपनी तरफ से एक अजम्पशन डाल रहे हैं. सरप्लस इन्वेस्टेड एट 5% पर एनम. ठीक है? अब बोरिंग कॉस्ट में आते हैं. पहला इंटरेस्ट कॉस्ट. रिगार्डलेस
आपने इसमें से कितने पैसे यूज किए हैं, इंटरेस्ट फिर भी पूरे पे लगेगा। तो मैंने उठा लिए 2.5 मिलियन, 9%, कितने महीने, 8 महीने। क्लियर है? ये इंटरेस्ट हमारा कैपिटलाइज होने वाला है। कितना बना? 150, 1.5 लाख। मैं अपनी तरफ से इसमें से माइनस कर रहा हूं टेम्पररी इनकम। अक्टूबर का महीना तो हम पहले ही काट चुके, वो हमारे डोमेन में नहीं आया। क्या नवंबर में आपके पास कुछ सरप्लस है? यस। तो हमने क्या किया, पहला नवंबर X1 का सरप्लस रखा, बिल्कुल दुरुस्त। कितना सरप्लस है? सरप्लस तो दिसंबर में भी है, सरप्लस तो जनवरी में भी है, क्योंकि बाकी 1.2 आपने कब इन्वेस्ट किए? फरवरी में। लेकिन वो 2 महीने डिस्क्वालिफाइड महीने हैं, जब उनका इंटरेस्ट खुद पीएनएल में जा रहा है तो उसकी इनकम भी पीएनएल को ही जाएगी। तो मैं 1.3 रख रहा हूं। कितने परसेंट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी अजम्पशन कितने महीने? ये सिर्फ 1 महीने के लिए हमने इन्वेस्ट किया, ठीक है। दिसंबर गया, जनवरी गया, आपने मजीद 1.2 कब लगा दिए? फरवरी में। आपके पास फरवरी से लेकर अगस्त तक कितने पैसे फारिग हैं? बाकी 1 लाख, क्योंकि आपने 25 लाख का लोन लिया है, उसमें से 12 लाख पहले लगा है, 12 लाख बाद में लगा है, तो 1 लाख अभी भी आपके पास सरप्लस पड़ा हुआ है। फिर इसमें मैं फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त गिन रहा हूं। फिर सितंबर नहीं गिन रहा, क्योंकि सितंबर खुद डिस्क्वालिफाइड मंथ है। कितने परसेंट पे लगा है? कितने महीने? 7 है ना? 8 में से 1 ऊपर चला गया नवंबर में, बचेगा 5,000 का 7 महीने। लगाओ 2.3 कर लेते, चलो राउंडेड ऑफ 3,000। 2916, 2,916 रुपए, 3,000 राउंड ऑफ कर दिए। तो हम 147,000 की कॉस्ट को क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे। ठीक है। दूसरा हम कैलकुलेट कर लेते हैं फाइनेंस कॉस्ट। कौन कौन से महीने आ गए? $2.5 मिलियन, 9%, 4 महीने, कितना बन रहा है? 50,000। $75, इसका हाफ हो रहा है, 75। और इंटरेस्ट इनकम, पहली इंटरेस्ट इनकम कब आई? अक्टूबर में। कितने पैसे फारिग थे? सारे ही। नवंबर का इंटरेस्ट भी वहां, इनकम भी वहां, फिर आ गया दिसंबर और जनवरी। कितना सरप्लस पड़ा था? 1.3 का। 2.5 में से यूज कितने किए थे? 1.2। तो 1.3 मेरे पास दिसंबर जनवरी फारिग थे, जब लेबर की स्ट्राइक पे थी। इसको 5% पे लगा दिया।
बाकी आखिरी महीना बच गया कौन सा? सितंबर X2 कितने पैसा फारेगा? सिर्फ 1 लाख रुपया। पहले वाले का जवाब क्या है? 10,000। 13 लाख का 5%, 2/12। ये तो राउंड ऑफ ही हो जाएगा। 5,000 का एक महीना 600 नहीं 400 रुपए। 400। 75 में से ये तीनों माइनस कर देंगे। दिमाग घूम रहे, घूमेगा। कितना आ रही है? 60। ये हो जाएगा प्रॉफिट लॉस। अगर सिंपल ग्राउंड्स में देखते हैं, देखिए हुआ क्या कि हमारा साल शुरू हो रहा है अक्टूबर X1 से लेकर, और ये खत्म होगा जाके 30 सितंबर X2। ये 12 महीने के लिए ही हमने लोन लिया हुआ है। कितना? 25 लाख का। अब इसमें से पहला महीना गुजरा जिसमें हमने कंस्ट्रक्शन शुरू ही नहीं की। फिर आ गया सितंबर का महीना, सॉरी नवंबर का महीना, कि अभी हमने काम शुरू ही किया था कि हड़ताल हो गई। कितने महीनों के लिए हड़ताल हुई? दिसंबर X1, जनवरी X2, ये 2 महीने आ गए। फिर चला फेब से लेकर अगस्त X2, कितने महीने हो गए? फिर ये आखिरी एक महीना, ये किस में काउंट हुआ? बिफोर कमेंसमेंट। फिर ये कैपिटलाइज हुआ। फिर ये 2 महीने बीच में आ गए। फिर ये कैपिटलाइज हुए। फिर ये 1 महीना हो गया आफ्टर। अब एक्सपेंस में कौन कौन से आए? अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी, सितंबर, ये चारों एक्सपेंस में आ गए। नवंबर, उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 7 वो एक, ये 8 महीने आ गए हमारे कैपिटल। अब सिंपल पहले हम ये वाली वर्किंग समझते हैं। लोन कितना लिया? 25 लाख का। क्योंकि ये लोन आपने स्पेसिफिकली लिया है, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग कि आपने इस्तेमाल कितना किया है। हालांकि उसने मुझे बताया कि मैंने 12 लाख पहले यूज किया, 12 लाख बाद में यूज किया, तो मैं टाइम क्यों खराब कर रहा है? 12 लाख किए हो, 25 लाख किए हो, कितने भी किए हो, मेरा काम ही नहीं जाए। क्योंकि ये लोन स्पेसिफिक लोन है, तो 25 के 25 लाख रुपए का 9%, 8 महीने कैपिटलाइज होगा। तो जो सवाल है वहां हमारी कैपिटलाइजेशन कितनी होगी? 1.5 लाख। क्वेश्चन खत्म। यहां दूसरा पार्ट, 25 लाख 9 महीने, 9%, 4 महीने, ये एक्सपेंस होगा। इस सवाल में कहीं भी ये नहीं बताया गया कि अगर मेरे पास पैसा इजाफी है, सरप्लस है, तो मैं उसको कहीं इन्वेस्ट करूंगा। इस सवाल में कहीं भी वो जिक्र नहीं है। हमने अपनी तरफ से समझने के लिए क्या किया, हमने कहा कि जितना भी मेरे पास सरप्लस अमाउंट होगा उसको मैं इन्वेस्ट कर दूंगा। कितने परसेंटेज पे? 5% में। पहला सवाल, क्या अक्टूबर में आपके पास कुछ पैसे फारिग हैं? हाँ, कितने? 25 लाख। तो मैंने क्या किया, वो 25 लाख का 5% एक महीना 10,000 इनकम दिखा दी। लेकिन अक्टूबर इसमें नहीं आ रहा। अक्टूबर किस में आ रहा है?
डिस्क्वालिफाइड मंथ में आ रहा है, तो डिस्क्वालिफाइड मंथ का इंटरेस्ट भी प्रॉफिट लॉस में जाएगा, तो उसकी इनकम भी प्रॉफिट लॉस में जाएगी। दूसरे दो डिस्क्वालिफाइड महीने थे दिसंबर और जनवरी। क्या दिसंबर और जनवरी में मजीद आपने कुछ खर्चा किया? नहीं, वो नवंबर में जो 12 लाख लगा दिए सो लगा दिए। आपके पास टोटल पैसे कितने थे? 25 लाख। उसमें से नवंबर में आपने 12 लाख रुपए लगा दिए। आपके हाथ में कितने पड़े? 13 लाख। 13 लाख रुपए मेरे पास अभी भी पड़े। उसको 5% मैंने दिसंबर जनवरी में कमा लिया। ठीक है, तो क्योंकि दिसंबर जनवरी खुद डिस्क्वालिफाइड महीने हैं, तो उनमें कमाने जाने वाली इनकम भी प्रॉफिट लॉस में जाएगी। फिर अगस्त में एसेट बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अगस्त में एसेट बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो सितंबर का महीना अभी तक आपने लोन रीपे नहीं किया, क्योंकि लोन तो आप सितंबर के एंड में रीपे करेंगे। तो 1 लाख रुपए अभी भी आपके पास सरप्लस पड़े हुए हैं, क्योंकि 12 लाख रुपए आपने खर्च किए थे नवंबर में और 12 लाख आपने खर्च किए थे फरवरी में। 24 लाख में से 25 लाख में से 24 लाख खर्च हो गए, बाकी 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं। 1 लाख 5% एक महीना। ये तीनों इनकम्स है और ये एक्सपेंस है, तो नेट एक्सपेंस ये बन गया। सही है। हाँ, नवंबर में आपके पास कुछ पैसा फारिग पड़ा हुआ था, क्योंकि नवंबर में आपने इस्तेमाल कितने किए? 12 लाख। फारिग कितने पड़े थे? 13 लाख। 13 लाख का 5% एक महीना, क्योंकि नवंबर के बाद तो दिसंबर जनवरी आ गया, वो तो इधर चले गए। और फिर फरवरी से लेकर अगस्त तक मेरे पास 1 लाख रुपए पड़े थे, 5% में लगाए, ये इनकम में माइनस करके बाकी इधर लगा। इनफैक्ट इनको हमने 3,000 टोटल किया गया, इसका क्यों नहीं लिखा मैंने? 13 लाख का 5% एक महीना कितना है? 5,416, यानी 5 कर दो। अच्छा, अब अगर हम ये वाले पार्ट को इग्नोर करते हैं जो हमने अपनी तरफ से बनाया, एसेट रेडी फॉर यूज कब हुआ? अगस्त के एंड में। तो क्या इस साल आपने एसेट को यूज किया? हाँ, एक महीना। तो हम एसेट को क्या बना क्या रहे थे? एसेट का नाम क्या था? असेंबली लाइन। यस यस यस। असेंबली लाइन की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी है? 24 लाख। इसने बताया हुआ है, पढ़ो कि असेंबली लाइन की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो 24 लाख है। और बोरिंग कॉस्ट कितनी है? 150। मैं ये वाला इग्नोर कर रहा हूं अभी, ताकि मैं सवाल से मैचअप कर जाऊं। 150 मैंने 150 भी एसेट की कॉस्ट में डाल दी है। अब एसेट कितने का हो गया? और इस असेंबली लाइन की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 साल। तो उसको हमने डिवाइड कर दिया 5 साल से। एनुअल डेप्रिसिएशन 5,10,000 सितंबर से शुरू होगी। अगस्त का एंड हो गया था ना? हाँ, एंड है। बस तो एक महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। सितंबर ईयर एंड ही हो गया ना इस साल। हाँ एग्जैक्टली। X2 में 5,10 डिवाइड बाय 12, 42। ये हमारी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, सिर्फ एक महीने की डेप्रिसिएशन। सही है। तो 24 लाख रुपए का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, 1,50,000 की बोरिंग कॉस्ट, 25-50 डिवाइड बाय 5 साल, एनुअल डेप्रिसिएशन 1/12, एक महीने की डेप्रिसिएशन। तो इस साल प्रॉफिट लॉस में एक 75 की फाइनेंस कॉस्ट जाएगी और एक 42.5 की डेप्रिसिएशन जाएगी। ये वाला इजाफी है जो हमने अपनी तरफ से एज्यूम किया। तो जब आप क्वेश्चन से मैचअप करोगे तो आपको सिर्फ ये फिगर्स नजर आएंगे, ये फिगर कहीं भी नजर नहीं आएगी। 75 एक्सपेंस में जाएगा जी। नहीं, प्लस हो जाएंगे ना, ये भी एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस है। तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है, फाइनेंस कॉस्ट, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है।
ऑफसेट नहीं होंगे, दोनों प्लस होंगे। फिर इस पूरे सवाल में इनकम नाम की कोई चीज नहीं है, जो कि हमने बनाई अलग बात है, उसने नहीं दी है। सी नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।